नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस पर। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे अधिगम की विधियां, मेथड्स ऑफ लर्निंग, कि सीखा किस प्रकार से जाता है, सीखने की विधियां क्या हैं। तो साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको किसी भी कक्षा का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो साथियों, अधिगम की विधियाँ पढ़ेंगे आज हम कि अधिगम की कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा अधिगम की जो प्रक्रिया है वो होती है, यानी सीखा किन किन विधियों से जाता है। अधिगम इट्स मीन्स लर्निंग, अर्थात सीखना। तो साथियों, बहुत सारी विधियां हैं सीखने की। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो कुछ प्रयोग किए गए, परीक्षणों के आधार पर सीखने के सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ और इन्हीं सिद्धांतों से सीखने की कुछ विधियों का विकास हुआ। तो सीखने की जो विधियां हैं वो निम्नलिखित हैं। महत्वपूर्ण विधियां अभी हम चर्चा करेंगे उन पर। तो साथियों, अभी हम सिद्धांत नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल विधियां पढ़ रहे हैं। अधिगम की विधियां यानी कि जो प्रयोग किए मनोवैज्ञानिकों ने, कुछ परीक्षण किए और उनसे जो निष्कर्ष निकला, उनसे जो सिद्धांत निकले, उन सिद्धांतों से कुछ विधियों का भी आविष्कार हुआ, हम ये कह सकते हैं विकास हुआ। तो वो विधियां कौन कौन सी हैं, तो देखिए, एक विधि है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि यानी कि इमिटेशन मेथड। साथियों, इस विधि में मनुष्य जो होता है वो किसी क्रिया को सीखने में अनुकरण का प्रयोग करता है। जो मनुष्य है वो सीखने में क्या करता है, अनुकरण का प्रयोग करता है, यानी जैसा दूसरे करते हैं वैसा ही अनुकरण वो भी उसका करता है। और इस विधि के बारे में मैकडूगल ने कहा भी है कि अनुकरण को ही कार्य का उसी रूप में दोहराना कहा है। यानी जो मैकडूगल है उन्होंने अनुकरण किसको कहा है, कार्य का दोहराना, उसी रूप में दोहराना क्या है, अनुकरण है। मैकडूगल ने ऐसा कहा भी है। यानी अनुकरण केवल शरीर के व्यवहार से संबंधित क्रियाओं की नकल होता है। अनुकरण क्या है कि जो दूसरे कर रहे हैं उनको यदि कोई करता है, उसी रूप में करता है, तो अनुकरण कहलाता है। तो एक अनुकरण भी क्या है, सीखने की विधि होती है। अर्थात ये जो विधि है ये बालकों के लिए, कम पढ़े लिखे लोगों के लिए, कम बुद्धि या प्रखर बुद्धि आदि पर अधिक प्रभावशाली है। और इसके अतिरिक्त चारित्रिक और नैतिक शिक्षा के लिए विधि बहुत अच्छी होती है। यानी कि चरित्र अगर किसी का अच्छा है, उसका कोई अनुकरण करता है तो फिर ये उसके लिए अच्छा है। तो अनुकरण विधि होती है। अनुकरण विधि में क्या करते हैं कि दूसरे को देखकर दूसरे का अनुकरण करते हैं, यानी जैसा वो करता है वैसा ही दूसरा भी करता है, वो अनुकरण विधि होती है। एक विधि होती है साथियों प्रयत्न और भूल विधि। प्रयत्न और भूल विधि। साथियों, अभी हम केवल विधियों की बात कर रहे हैं, सिद्धांतों की बात नहीं कर रहे। जब हम प्रयत्न और भूल विधि पढ़ रहे हैं, इनके सिद्धांत पढ़ेंगे, हम अनुकरण का सिद्धांत पढ़ेंगे आगे चल करके, ठीक है। लेकिन अभी हम विधि की बात कर रहे हैं। तो देखो, प्रयत्न और भूल विधि, अगर आप पहले विधियों को समझ लोगे तो आपको सिद्धांत समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो प्रयत्न और भूल विधि यानी कि हम इस विधि के अनुसार क्या होता है कि प्राणी जो होता है किसी क्रिया को करने के लिए अनेक प्रयत्न करता है। यानी कि कोई भी प्राणी है वो किसी क्रिया को करने के लिए क्या करता है, बहुत सारे प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्राणी किसी क्रिया को एक बार में नहीं सीख पाता, यानी कि प्रयत्न करता है, एक बार में नहीं सीख पाता। और जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने अपने प्रयोगों पर उन्होंने ये सिद्धांत दिया था प्रयत्न और भूल का। तो उन्होंने अपने प्रयोगों पर यह निष्कर्ष निकाला था कि किसी नए ज्ञान को सीखने के लिए उसके संबंध में तरह तरह के प्रयत्न करने पड़ते हैं और कई भूलें होती हैं। यानी प्रयत्न करता है प्राणी और उससे क्या होती हैं, भूल होती हैं, और इसके बाद ही सफल क्रिया होती है और उसमें स्थायित्व आता है। अतः व्यक्ति जो होता है प्रयत्न और भूल विधि द्वारा भी सीखता है। यानी कि व्यक्ति सीखने के लिए क्या करता है, प्रयत्न करता है, फिर असफल होता है, फिर प्रयत्न करता है, यानी भूल करता है, कोई भूल हो जाती है, और धीरे धीरे वो एक सही क्रिया कर लेता है और वो सीख जाता है। तो इस विधि का जो है वो शिक्षा में बहुत
अधिक महत्व है। यद्यपि ये विधि जो है अधिक खर्चीली है और समय लेने वाली होती है, फिर भी इस विधि से सीखना स्थायी होता है और सीखना इससे अवश्य ही होता है। तो इसमें ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है, इसलिए प्रशिक्षण भी प्राप्त होता रहता है। तो भाषा बोलने लिखने आदि में इस विधि का प्रयोग अधिक होता है। एक विधि होती है सूझ या अंतर्दृष्टि विधि। सूझ या अंतर्दृष्टि विधि। साथियों, सूझ या अंतर्दृष्टि विधि क्या होती है? आपने चिंपांजी का सिद्धांत तो पढ़ा होगा, ठीक है। तो सूझ का जो संबंध है, जो ये सूझ है, सूझना, इसका संबंध बुद्धि से, चिंतन से और कल्पना से होता है। सूझ का तात्पर्य होता है कि प्राणी की ऐसी शक्ति जो क्रिया करते करते एकाएक प्राप्त होती है उसे। और इस विधि के अनुसार जब मनुष्य या पशु किसी नई परिस्थिति में आता है तो वह संपूर्ण परिस्थिति का सूक्ष्म निरीक्षण करता है। यानी कि मान लो कोई प्राणी है, जब वो किसी नई परिस्थिति में प्रवेश करता है तो पहले वो उसका क्या करता है, सूक्ष्मता से, गहनता से निरीक्षण करता है, सोचता है और समझकर सही प्रतिक्रिया देता है। इस प्रकार से जब प्राणी सीखता है तो उसे सूझ विधि द्वारा सीखना कहा जाता है। और सूझ विधि के जो प्रणेता हैं वो कौन है? कोहलर हैं। तो उन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग करके इस विधि को सिद्ध किया था। उन्होंने किस पर प्रयोग किया? चिंपांजी पर प्रयोग किया था, ठीक है। वो चिंपांजी वाला सिद्धांत हम आगे पढ़ेंगे, थोर्नडाइक का भी पढ़ेंगे, ठीक है, सारे पढ़ेंगे, लेकिन वो सिद्धांत पढ़ेंगे। अभी हम केवल विधियां पढ़ रहे हैं, विधियां देख रहे हैं। विधियां आप समझोगे, सिद्धांत आसानी से समझ आएगा। तो ये जो विधि है, सूझ और अंतर्दृष्टि विधि है, एक बौद्धिक, तार्किक एवं चिंतन से संबंधित पाठ्यवस्तुओं के लिए अधिक उपयुक्त है। यानी ऐसी पाठ्यवस्तु जिसमें जो बौद्धिकता हो, तार्किकता की आवश्यकता हो या चिंतन की आवश्यकता हो, तो इसे मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन एवं प्रोजेक्ट शिक्षा प्रणालियों में प्रयुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त सृजनात्मक और समस्या समाधान में इस विधि का प्रयोग होता है। अगर कोई समस्या है, उसका समाधान खोजना है, तो इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। इससे शिक्षक को यह लाभ होता है कि छात्रों के जो बौद्धिक स्तर है उसका ज्ञान प्राप्त करके उच्च बौद्धिक क्षमता वाले बालकों को बौद्धिक, तार्किक और चिंतनशील विषयों के चयन में तथा उनके विषयों में विकास में सहयोग प्रदान कर सकता है एक अध्यापक। एक तो ये होती है सूझ या अंतर्दृष्टि विधि। साथियों, एक विधि होती है, हम कहें कि संबंध प्रत्यावर्तन विधि। चलिए यहां लिख देते हैं, संबंध प्रत्यावर्तन विधि। देखिए, संबंध प्रत्यावर्तन विधि क्या होती है? यानी कंडीशनड रिफ्लेक्ट मेथड। इसके प्रतिपादक आईपी पावलोव हैं। आपने पावलोव का कुत्ता वो सिद्धांत तो पढ़ा होगा। जो पुराने विद्यार्थी जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने पढ़ लिया होगा, नए हैं उनके लिए नया है। तो देखो, इस विधि के प्रतिपादक जो है ना, वो आईपी पावलोव है। और सीखने की ये जो विधि है, ये विधि प्रत्यावर्तन क्रिया के आधार पर बनी है। इसमें कोई भी प्रत्यावर्तन क्रिया के आधार पर ही किसी ज्ञान या अनुभव की प्राप्ति होती है। यानी इस विधि के अनुसार किसी अनुभव या सीखने की जो क्रिया है उसमें एक कृत्रिम उद्दीपक होता है जो किसी स्वाभाविक उद्दीपक से संबंधित होता है। तो कृत्रिम उद्दीपक और स्वाभाविक प्रतिक्रिया के बीच प्रत्यावर्तन होता है और यही सीखना है, और इसे ही संबंध प्रत्यावर्तन विधि कहते। साथियों, एक विधि है, महत्वपूर्ण है, करके सीखना। करके सीखना विधि। देखिए, करके सीखना जो विधि है, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, यानी कि सीखने की उत्तम विधि है, सबसे अच्छी विधि है। इसमें व्यक्ति करके सीखता है। इस प्रकार के सीखने का जो प्रभाव होता है वो मस्तिष्क पर गहरा पड़ता है, जिससे उस क्रिया के बारे में मस्तिष्क के स्थान अधिक समय तक बना रहता है। तो किसी कार्य को जब हम करके सीखते हैं तो वो करके सीखना विधि होती है, और इससे जो प्राप्त ज्ञान होता है वो बहुत स्थायी होता है। एक होती है अवलोकन विधि। अवलोकन विधि
साथियों अवलोकन विधि यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड। तो ये विधि या इस विधि में जो प्राणी होता है ना, वो अवलोकन द्वारा किसी क्रिया या अनुभव को प्राप्त करता है। इसमें मौखिक वर्णन के स्थान पर प्रत्यक्ष दिखाकर या समझाकर सिखाया जाता है, यानी देख करके, ऑब्जर्व करके सीखता है। तो ये अवलोकन विधि कहलाती है। और एक होती है पूर्ण एवं आंशिक विधियां। देखो कुछ पूर्ण और आंशिक विधियां हैं। पूर्ण एवं आंशिक विधियां ये क्या है? तो देखिए पूर्ण और आंशिक विधियां क्या हैं कि इस विधि में बालकों को पहले किसी समस्या के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान की जाती है, अर्थात वह पहले किसी क्रिया के विषय में सम्यक जानकारी प्राप्त करता है, अर्थात क्रिया को विशुद्ध ढंग से सीखता है। और उपर्युक्त विधियों के अतिरिक्त यानी कि पूर्ण और आंशिक विधियां हैं, इनके अलावा भी कुछ सीखने की विधियां हैं जिनको प्रयोग में लेते हैं। तो साथियों वो कुछ विधियां हैं और उन विधियों के बारे में हम बात करते हैं कि वो कौन सी विधियां हैं। देखो इनके अलावा एक है जैसे व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि बहुत महत्वपूर्ण है। व्याख्यान विधि भी यानी कि लेक्चर मेथड बड़े विद्यार्थियों उच्च स्तर के लिए अच्छी होती है, ठीक है। और एक होती है सामूहिक विधि, ग्रुप मेथड। सामूहिक विधि और वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि यानी डिस्कशन मेथड। एक होती है संगोष्ठी विधि। संगोष्ठी विधि एक होती है यानी कि सेमिनार जो कहते हैं। और एक होती है कार्यशाला विधि, वर्कशॉप। कार्यशाला विधि। और एक होती है परीक्षण प्रयोग अधिगम विधि। परीक्षण प्रयोग अधिगम विधि यानी कि मेथड लर्निंग बाय टेस्ट टाइप एक्सपेरिमेंट। और एक सुप्त अधिगम विधि भी होती है वैसे तो। सुप्त अधिगम विधि साथियों यानी कि मेथड ऑफ स्लीप लर्निंग। साथियों ये कुछ विधियां हैं अधिगम की। महत्वपूर्ण विधियां हमने आपको बताई, उनके बारे में सामान्य जानकारी आपको दी। साथियों इन विधियों के सिद्धांत हैं। ये विधियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कुछ सिद्धांतों से प्राप्त हुई हैं। मनोवैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग किए, परीक्षण किए, उनसे प्राप्त जो निष्कर्ष निकले उनसे प्राप्त ये विधियां हैं। तो इन सब विधियों के क्या हैं? सिद्धांत हैं। तो साथियों सिद्धांत हम आगे पढ़ेंगे। अधिगम की ये विधियां हैं महत्वपूर्ण। साथियों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।